हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 3 बोल सकते हैं, या अगर रिडक्शन के बाद देखें तो 2 है। हिस्ट्री क्लास 10th, भारत में राष्ट्रवाद। अब पहले तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तो देश के प्रति जो प्यार है, जो देशभक्ति है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। अब भारत में इसका उदय कैसे हुआ, जैसे कि पहले क्या था हम जानते हैं, ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए राष्ट्रवाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पूरे भारत को। तो वो चीज़ कैसे आई, वो पूरा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। प्लस क्या, कैसे हमें ब्रिटिश से आज़ादी मिली, यानी कि लगभग हमें इसमें कह सकते हैं 50 साल या 30 साल लगभग हमें 1920 से लेकर 1947 तक पढ़ना है लगभग इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन थे सारे, जो भी आंदोलन है उन्हें हम सब मिला के औपनिवेशिक यानी कि ब्रिटिश शासन का जो काल था वो औपनिवेशिक काल कहलाता। तो विरोधी आंदोलन पढ़ेंगे। प्लस अलग अलग समुदाय की जो भूमिका थी, जैसे कि छोटे वर्ग, मजदूर वर्ग, बड़े इंडस्ट्रियल्स, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारी थे, उनकी क्या भूमिका थी, मध्यवर्गीय, और सबकी भूमिका ही अलग अलग हम पढ़ेंगे। और उससे बहुत क्वेश्चन आता है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमें केवल एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं, ये जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी, और हमें गांधी जी के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा एज अ हीरो, कि वो कैसे थे, क्या थे, वो सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करना है। तो देखते हैं विश्व युद्ध प्रथम, जिसमें ब्रिटेन भी हिस्सा था। अब ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश हिस्सा था, तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि भारत पर राज करता था ब्रिटेन, तो क्या होगा, भारत पर भी उसका असर होगा। अब कैसे असर थे, जैसे कि युद्ध में बहुत ज़्यादा युद्ध वाली चीज़ें लगती हैं, लड़ाकू चीज़ें लगती हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए देश में बहुत नुकसान होते हैं, तो उसकी वजह से क्या चाहिए, कर अधिक चाहिए। तो भारत से कर वसूल करती थी, कर को बढ़ा दिया गया था भारत में, क्योंकि सुरक्षा पर ज़्यादा व्यय होता है। तभी हमारे देश में आयकर यानी कि इनकम टैक्स, सुना होगा कभी ना कभी, आयकर बना, स्थापित किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। दाम दोगुना हो गए चीज़ों के। अब दोगुना हुए, 1913 से 18 तक लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी, आम लोगों को परेशानी हो रही थी, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दाम दोगुने हो गए, चीज़ें महंगी हो गई, कर भी अधिक लगने लगा। तो उससे सब कुछ जो प्रॉब्लम है, हर एक आम जनता में वो प्रॉब्लम होने लगी। ज़बरदस्ती गांव से भर्ती करने लगे सेना में भर्ती, ऐसे नहीं कि कुछ देखना हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेना लगती है, जब विश्व युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा, तो ज़बरदस्ती गांवों से सेना में भर्ती करने लगे लोगों को। फसल खराब हो गई उसी साल, यानी कि 4-5 सालों की बात है ये, तो विश्व युद्ध काफ़ी साल चला था, जैसे कि 5 साल लगभग। तो फसल खराब हो गई, फिर भी क्या है, तो भारत में खाद्य की कमी हो गई, लेकिन कर नहीं छोड़ा सरकार ने, और भारत में खाद्य कमी हो गई। तो उससे क्या हुआ, पहला तो अकाल होगा, और दूसरा साथ में कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो प्रॉब्लम्स भी साथ में बहुत सारी देता है। तो उसके साथ साथ महामारी भी फैल गई भारत में। अब महामारी फैली, और ऊपर से खाद्य की तो पहले से कमी थी, तो इन सारी चीज़ों में लगभग 1.2 करोड़ या 1.3 करोड़ लोग मारे गए, ऐसा एक अनुमान कह सकते हैं लगाया गया। अनुमान नहीं, बट यस, एक रिपोर्ट से पता चला कि इतने लोग मारे गए, और तब की जनसंख्या बहुत कम थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग और ज़्यादा थे। आज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो महामारी और ये सब असर तो हुआ, ऐसे डायरेक्ट असर भी पूछ लेता। तो जितना भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ सब नोट करते जाओ कॉपी में, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही। तो ये चीज़ें तो हुई। अब सबको लगा कि WW1 कह सकते हैं, विश्व युद्ध प्रथम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती गई, क्योंकि कर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ठीक है वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, लेकिन ब्रिटेन जो कब्ज़ा था ब्रिटेन का, वो नहीं ख़त्म हुआ। तो यहाँ से एक हमारे नेता, बड़े नेता आगे आए। कौन थे वो, महात्मा गांधी, सबने नाम सुना ही है, बापू। तो इससे एक नेता बाहर आए, इन्होंने ही सत्याग्रह, सबसे पहले इन्होंने
दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से ये वापस आए थे, वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह किया था। अब भारत आने के बाद इन्होंने फिर से भारत के अकॉर्डिंग सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। कब आए थे, तो ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। जनवरी 1915 में ये वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये सारे वन वर्ड भी हैं, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। अब सत्याग्रह का असली मतलब क्या है, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए मांग, इसका अर्थ है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है। अब 3 जगह सत्याग्रह हुए थे। पहला हुआ था चंपारण में सत्याग्रह 1916 में, 15 में वापस आए, चीज़ों को समझा, भारत को देखा, क्योंकि भारत को वो लगभग 20 साल पहले छोड़ के जा चुके थे, तो अब जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी जब वो वापस आए। तो 15 में जनवरी में वापस आए 1915 में। 1916 में उन्होंने चंपारण में एक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 3 जगह हुए थे, तो तीनों जगह मैंने लिख दिया। इसको 1917 में खेड़ा में, और ये 1918 में, तो ये लाइन से याद रखना है केवल। अब किस किस के लिए था, तो यहाँ पे जो नील की खेती कराई जाती थी बिहार के चंपारण में, उसके अगेंस्ट था। ज़बरदस्ती आपको नील की खेती करनी है तो करनी है, एक इतना बड़ा हिस्सा है तो आपको बता दिया जाएगा इतने हिस्से में आपको नील की खेती ही करनी है, और कुछ आप कर ही नहीं सकते अपने मन से, तो उसके विरोध में था। सेकेंड था फसल खराब हो जाने पर भी कर नहीं सरकार माफ़ कर रही थी, तो गांधी जी का कहना था कि कर माफ़ किया जाए, इसके लिए सत्याग्रह आंदोलन। थर्ड था अहमदाबाद गुजरात 1918 में, जो कि था कपास मिल मजदूरों के लिए। तो ये तीनों चीज़ों 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं कोई भी, प्लस तीनों जो है मानचित्र कार्य से संबंधित है। मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ मानचित्रकार, इट्स लाइक अ होमवर्क। जितने भी मैं मानचित्रकार बताऊँगी उसको खुद देखो, बुक में मिल जाएगा या फिर कहीं गूगल पे चेक कर लेना। मानचित्रकार तीनों के, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा चंपारण में तीनों सत्याग्रह आंदोलनों को बताइए और कहाँ हुए थे, ये भी क्वेश्चन ये भी आता है हमेशा। एक मानचित्रकार के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है रिटन और दूसरा होता है उस पर दिखाना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब इसके बाद कुछ बड़ा करने का सोच लिया था गांधी जी ने। अब कुछ बड़ा क्या करना था उन्हें, ये उनके पास एक मौका दे दिया सरकार ने, तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, रॉलेट एक्ट। किस लिए था, पूरे देश में था, अभी तक छोटे छोटे भागों में था, पूरे देश में विरोध होने लगा। ब्रिटिश सरकार के लिए पहले से ही सबके मन में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो जब कोई एक उनको नेतृत्वकर्ता मिल गया तो वो और सारे लोग भड़क गए। तो 1919 में इसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है, एज ए स्टोरी याद करो, बहुत अच्छी कह सकते हैं मूवी टाइप चीज़ें हैं, लाइन से मैं बताती जाऊंगी और सब दिमाग में फिट करते जाओ। 1919 में जल्दबाजी में शाही विधानसभा ने एक निर्णय लिया, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं किया गया, मतलब एक भी भारतीय नेता ही को नहीं रखे। ऐसा मतलब सारे ब्रिटिश वाले खुद ही कर रहे हैं और भारत के लिए कर रहे हैं, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। तो इस चीज़ के भारतीय जो सदस्य थे वो विरुद्ध में हो गए कि हमें भी तो कुछ हिस्सा, कुछ हमें भी तो अपने देश के लिए सोचने दिया जाए, तो विरुद्ध हो गए इसके लिए। अब इसके तहत क्या होता था कि अंग्रेज़ों को एक ताकत मिल जाती थी, किस लिए, अब ये जो रॉलेट एक्ट है उसके तहत कोई को भी 2 साल के लिए, किसी भी राजनीतिज्ञ को यानी कि किसी भी पॉलिटिशियन को 2 साल जेल भेज सकती थी सरकार, बिना कुछ उसको बताए कि हम आपको क्यों जेल में डाल रहे हैं, कुछ नहीं, केवल उसे जेल में डालना हो तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी जेल में डाल सकती थी। तो इससे क्या हुआ, इससे सभी राजनीतिज्ञ में तो हुआ ही बवाल, ऊपर से लोगों में हिंसा हो गई कि हमारे प्रतिनिधि को आप ऐसे कैसे जेल में डाल सकते हो। और केवल राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि कोई भी इंसान को जेल में डाला जा सकता था, ये था रॉलेट एक्ट। इसीलिए भारतीय सदस्यों को इसमें सदस्यता नहीं दी गई, क्योंकि वो विरोध करते, तो इससे उन्हें रखा ही नहीं गया। अब स्टार्ट किया गया रॉलेट एक्ट, इसके विरोध में यानी कि रॉलेट सत्याग्रह। ये भी गांधी जी हमेशा क्या अहिंसक व्यक्ति थे, तो वो केवल सत्य के लिए आग्रह करते थे,
वो कभी लड़ाई की प्रेरणा नहीं देते थे। तो रॉलेट एक्ट स्टार्ट किया गया तो अप्रैल 1919 में नॉर्मल है, गांधी जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया। तो अगर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी द्वारा उठाया गया कदम आएगा तो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने किया था। अब इसमें क्या हुआ, प्रदर्शन भी हुए, शांति से हुए, उतने तेजी लड़ाई युद्ध वाले नहीं हुए, बट प्रदर्शन हुए। मजदूरों ने कार्य करने से इनकार कर दिया, दुकानें बंद हो गई। तो एक तरह से पूरा जीवन ठप हो गया, क्योंकि अब सारी चीज़ें रुक गई तो जीवन ठप हो गया। अब इसके विरोध में मार्शल लॉ स्टार्ट कर दिया गया कई जगहों पर, कई क्षेत्र में। तो मार्शल लॉ के तहत क्या किया जाता, सेना शासन हो जाता, यानी कि कह सकते हैं जनरल के अंडर में चीज़ें होने लगती। तो सेना शासन क्यों किया गया, क्योंकि पुलिस जो थी वो हालत नहीं संभाल पा रही थी। अब पुलिस नहीं कर पाएगी तो सेना को देना ही पड़ेगा, क्योंकि सेना ज़्यादा दबा लेती है चीज़ों को। अब एक साइड रॉलेट एक्ट चल रहा है, उसी बीच जनरल डायर, शायद नाम याद हो कुछ लोगों को क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सभी जानते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसको जनरल डायर द्वारा ही संचालित किया गया। इसमें क्या किया गया कि लोगों को पता नहीं था बहुत सारे, क्योंकि अमृतसर में ये चीज़ हुई थी। तो अमृतसर में बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे। वसंत का मेला, जो जलियांवाला बाग जगह थी वहाँ पे वसंत का मेला लगता था हर साल। तो बहुत लोग मार्शल लॉ बाहरी लोगों को नहीं पता था, केवल एक शहर में लगा था। तो अमृतसर में बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, वहाँ पे मेला, हज़ारों की तादाद में यहाँ भीड़ थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी मीटिंग करने के लिए आए थे। तो जनरल डायर को खबर लगी कि यहाँ पे हो रही है सरकार के खिलाफ मीटिंग। तो जनरल डायर अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पहुँच गया। जो भी रास्ते थे, कई रास्ते होंगे, उसे बंद कर दिया, हर तरफ सेना लगा दी गई और चला दी गई गोलियां। अब गोलियों से जितने लोगों की गोलियां लगी सब ऑन द स्पॉट मारे गए, मतलब बहुत ज़्यादा ही लोग इसमें मारे गए। तो क्या हुआ, जनरल डायर और सिपाही जो थे उनकी इस हरकत से हिंसा फैलने लगी। अभी तक जो शांति से चल रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह, वो शांति अहिंसा से हिंसा के रास्ते पा गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की मौत की गई कि लोगों में हिंसा तो फैलनी थी। तो क्या हुआ कि जब हिंसा फैली तो इमारतों पर सबसे ज़्यादा नुकसान किया गया। आज के टाइम में भी क्या होता है, सरकारी चीज़ों पे पहले हल्ला बोल होता है। तो इमारतें, जो सरकारी इमारतें थीं, उनको पहले ध्वस्त करना स्टार्ट किया लोगों ने। सबसे पहले इनको अपना शिकार बनाया। अब बदले में सरकार ने क्या किया, कोड़े, लोगों को जितने भी लोग मिलते कोड़े, और गांव में तो उन्होंने बम तक लगवा दिए हिंसा को रोकने के लिए। उन्होंने और ज़्यादा हिंसा का रास्ता ले लिया हिंसा को रोकने के लिए। तो अब इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि अब महात्मा गांधी को, मैं एमजी लिख रही हूँ, महात्मा गांधी, एमजी को क्या हुआ, उनको सत्याग्रह आंदोलन बंद करना पड़ा अचानक में, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिंसा, बहुत अहिंसक इंसान थे, तो वो इतनी सारी अहिंसा को नहीं देख पाए। अब उन्होंने क्या सोच लिया कि अब देश को एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एकता की ज़रूरत कैसे है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को लाना होगा साथ में, तब होगी सबसे बड़ी एकता। यानी कि नॉट ओनली हिंदूज मुस्लिम्स, और भी ज़्यादा सिख, जैसे कि अमृतसर में सिख ज़्यादा थे, वसंत का था, तो सिख को भी लाना और सभी जातियों को एक साथ लाकर, सभी धर्मों को एक तरफ ले जाकर भारतीत्व की, जो भारतीय हैं वो उन्हें बताना उन चीज़ों को। अब इससे एक चीज़ और आई, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बैक स्टोरी क्या है, तो बैक स्टोरी ये है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ख़त्म होने पर ऑटोमन की हो गई हार। ऑटोमन की हार से एक अफवाह फैल गई कि ऑटोमन शासक खलीफा, जिन्हें बोलते थे ऑटोमन शासक, जिन्हें खलीफा बोलते थे, खलीफा क्या थे, इस्लामिक आध्यात्मिक नेता थे। तो उन पर बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें, कठिन समझौते किए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि इस्लाम पूरे विश्व में है, तो
उसे बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन मुस्लिम नेताओं की आग्रह पर स्टार्ट करना पड़ा बापूजी को, क्योंकि मुस्लिम को साथ लाना है तो मुस्लिम के लिए कुछ करना होगा, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग की गई। अब खलीफा को बचाने हेतु कब स्टार्ट किया गया? मार्च 1919 में। एक तरफ कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था और एक साइड मार्च 1919 में स्टार्ट कर दिया गया खिलाफत आंदोलन। बॉम्बे में इसकी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी, स्टार्ट वहीं से हुआ था। एक कमेटी संगठित की गई, खिलाफत कमेटी। मुस्लिम 2 नेता थे, पहले थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। डायरेक्ट खिलाफत आंदोलन के लिए आ जाएगा तो इतना भी मूवी समझो, लेकिन कुछ चीज़ें लिखते भी जाओ, मूवी को समझ लो, मूवी से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। शौकत अली 2 लोग थे, दोनों ने गांधी जी से इस मुद्दे पर एक सत्याग्रह की बात की। गांधी जी को मौका अच्छा दिख गया कि हिंदू और मुस्लिम को इससे हम एक साथ ला सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी कांग्रेस नेता इसे नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, इससे आ चुका है क्वेश्चन, मानचित्र कार्य है, हर जगह क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। कब हुआ था? तो सितंबर 1920, और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। ये डायरेक्ट 2 नंबर का मानचित्र क्वेश्चन बन गया है यहाँ, और आया भी है, ऐसे मैं अपने मन से नहीं बोल रही। तो उसमें नेताओं को समझाया कि हमें खिलाफत और स्वराज हेतु एक स्टार्ट करना चाहिए असहयोग आंदोलन, जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, NCM। अब मैं आगे पूरे में NCM इसको बोलने वाली हूँ, लिखने वाली हूँ, तो समझ जाना असहयोग आंदोलन। अब इसमें क्या होता, असहयोग आंदोलन में क्या किया जाता? तो असहयोग आंदोलन में मेन चीज़ एक होती, सहयोग देना बंद कर दिया जाता, क्योंकि गांधी जी की ऐसी सोच थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों की मदद से ही लागू हुआ है और भारतीयों की मदद से ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। अगर अपना सहयोग भारतीय ये देना बंद कर दे ब्रिटिश, तो 1 साल में पूर्ण स्वराज मिल जाएगा हमें। तो ये 1909 में गांधी जी की एक किताब हिंद स्वराज में बताया गया है, ये जो मैंने अभी बताया एक लाइन, मैं अपने मन से नहीं बता रही, तो इसमें ही बताया था इन्होंने, और सहयोग से ही जो चल रहा है उसे रोक दें तो ख़त्म हो जाएगा, तो स्वराज मिल जाएगा। अब शुरू में क्या हुआ, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थी, NCM के विरुद्ध थी कौन? कांग्रेस। कांग्रेस जो कि एक कह सकते हैं बहुत मेन पार्टी थी उस टाइम की, दल था। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही थी? क्योंकि उसे परिषद चुनाव लड़ना था। अब आ गई पॉलिटिक्स की बातें यहाँ। परिषद चुनाव लड़ना था, तो अगर असहयोग आंदोलन करते तो परिषद चुनाव को बहिष्कार करना पड़ता, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार का चुनाव था। और लगता था कांग्रेस को कि अगर परिषद चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, जिससे वो भारत के हित में काम कर पाएंगे। बट ऐसा ब्रिटिश सरकार में कहाँ ही होने वाला था। तो क्या हुआ, और एक चीज़ और थी कि उन्हें लगता था कि इससे असहयोग आंदोलन से हिंसा होगी, तो कांग्रेस इस चीज़ से दूर रहना चाहती थी पूर्णतया। परिषद चुनाव कब होने वाले थे? 1920 में। तो क्या हुआ, लेकिन दिसंबर 1920 में कानपुर अधिवेशन, अगेन एक क्वेश्चन, कानपुर अधिवेशन में समझाया गया कांग्रेस नेताओं को, जो बड़े नेता थे उन्हें समझाया गया, कांग्रेस इस बात पर मान गई। अब अलग अलग समुदाय ने असहयोग आंदोलन को किस तरह हिस्सा लिया, किस तरह देखा, वो देख लेते हैं। तो NCM पहली बात तो जनवरी 1921 में बहुत तेज़ी से कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब कांग्रेस भी साथ में आ गई थी, तो जनवरी 1921 में बिल्कुल सही से बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गई। अब मध्यवर्गीय लोगों ने क्या किया, मध्यवर्गीय यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट, टीचर और ये सारे लोग यहाँ पे मेन पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, स्कूल त्याग दिया, क्योंकि स्कूल क्या थे, ब्रिटिश सरकार के थे, तो असहयोग देने के लिए उनकी चीज़ों से जो हम यूज़ करते थे वो हमें हटाना पड़ा। तो विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अपना जो जहाँ पे वो कह सकते हैं जहाँ जज और वकीलों ने अपना काम छोड़ दिया, वो भी एक तरह से सहयोग बंद कर दिया उन्होंने।
कॉलेज भी छोड़ दिए, जो विद्यार्थी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उन्होंने छोड़ दिया, हेडमास्टरों ने छोड़ दिया, मतलब हज़ारों विद्यार्थियों ने, लगभग लाखों की संख्या में। हमने क्या पढ़ा है हिंदी में, बहुत सारे लोग हमारे हिंदी लेखक जो हैं उन्होंने भी क्या किया, छोड़ दिया था। कुछ को हमने पढ़ा होगा, अगर याद नहीं हो तो पता नहीं, बट कुछ को हमने पढ़ा है, जिसमें से कुछ ने अपने स्कूल कॉलेज त्याग दिए थे और जेल को ज़्यादा अच्छा समझा था, क्योंकि इनमें से इसको दबाने के लिए सरकार जेल भेजती थी लोगों को। परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, केवल एक जगह पर नहीं किया गया था, वो था मद्रास में। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने हिस्सा लिया था वहाँ पे। तो ये एक एक्सेप्शन आ गया केमिस्ट्री वाला, क्योंकि उनका ये मानना था कि उन्हें ये शक्ति मिलेगी, सेम कांग्रेस वाली थॉट थी यहाँ पे। अब मध्यवर्गीय ने ये तो किया, उन्होंने एक बहुत चीज़, विदेशी कपड़ों को त्याग दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहयोग विदेशी कपड़ों, विदेशी सामानों से सहयोग मिलता था सरकार को, तो विदेशी सामानों को भी त्याग दिया गया। जो शराब थी, कह सकते हैं शराबबंदी, लोगों ने खुद ने चूज़ की शराबबंदी को। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश का जो दबदबा था वो कम दिखाई पड़ने लगा था। अब कम दबदबा दिखाई पड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, ब्रिटिश सरकार तो दबाएगी ही दबाएगी, लेकिन इसके पीछे कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से ये जो एनसीएम था उसने बहुत सही काम नहीं कर पाया। असहयोग आंदोलन बिल्कुल सफल नहीं हो पाया। क्या कमियां क्या थी, तो जो भारत का मूल कपड़ा था, खादी जिसे बोलते थे, जो हाथ से बनता था, ये काफ़ी महंगा होता था। तो जो मध्यवर्गीय लोग थे उनके लिए तो ये महंगा था, तो कब तक वो इसको त्याग सकते थे, क्योंकि अब अगर हम यहाँ से विदेशी कपड़ों का मतलब ये नहीं कि जो आज के टाइम में वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते थे उससे मतलब नहीं था। विदेशी कपड़े यानी कि जो मशीनों से मशीनीकृत मेन बनते थे। अब खादी पड़ गई महंगी, तो कितना भी हो मध्यवर्गीय लोग कब तक ये चीज़ सह पाएंगे, तो उन्हें वापस जाना पड़ा। भारतीय संस्थान जो थे बहुत कम थे। भारतीय संस्थान का मतलब जो भी कॉलेजेस थे वो कम थे। कब तक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे? शिक्षक तो स्टूडेंट एक बार शायद पढ़ाई छोड़ पाएँ, लेकिन टीचर कब तक अपने कॉलेज को त्यागेगा, क्योंकि उसका तो काम है पढ़ाना। अब शिक्षक अगर पढ़ाएगा नहीं तो वो अपना घर कैसे, कह सकते हैं कि अपने खर्चे कैसे निकालेगा। तो भारतीय संस्थान कम होने के बाद की वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ा अपने अपने कामों पर। किसानों का जो हिस्सा था वो थोड़ा सा कह सकते हैं कम था। क्यों कम था किसानों का हिस्सा? क्योंकि हमेशा जो गरीब किसान हैं उन पे कम ध्यान देकर कांग्रेस को ज़्यादा रिच पर ध्यान देता पड़ता था, क्योंकि वित्तीय तो वही संभाल रही है। और किसानों का हिस्सा ज़्यादातर तालुकदारों के विरुद्ध में था, तालुकदारों प्लस जमींदारों के, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, जिन पर किसान काम करते थे, उनके विरुद्ध था। उनका असहयोग आंदोलन का मतलब ही उनका था कि तालुकदारों और जमींदारों के विरुद्ध होना। अब ज़्यादा कर थे, ब्याज भी ये ज़्यादा लगाते थे, इसलिए ज़्यादा विरुद्ध होते थे किसान। अब कर भी ज़्यादा ले रहे हो, ब्याज भी ज़्यादा ले रहे हो, तो कैसे करेगा इंसान? और बिना रुपए के कार्य करवाते थे जमींदार अपनी ज़मीन पे कई बार। तो ज़बरदस्ती करवाएंगे तो किसानों में गुस्सा, नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगी। अब उनकी मांग क्या थी किसानों की, कि कर को कम किया जाए। दूसरी मांग क्या थी, ऐसे पॉइंट वाइज लिख देना, कार्य करने पर उन्हें रुपए दिए जाएं। मैं रुपए को ऐसे दर्शा रही हूँ। ज़मीनों का पुनर्वितरण किया जाए। जो ज़मीन अकेले जमींदार सारी लेकर बैठे हैं उनको पुनः लोगों में बांटा जाए। ज़मीनों का पुनर्वितरण। जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, यानी कि जो कर लेते हैं ये सब ना देना पड़े किसानों को, ऐसा कुछ करे कांग्रेस। अब क्या किया, प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। प्रदर्शन में क्या दिखाते थे वो, जमींदारों के लिए सेवा बंद कर दिया, जमींदारों की सेवा को बंद कर दिया। कैसे? उनके लिए जो काम किया जाता था वो लोगों ने अब नहीं करने से इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया तो जमींदारों को तो दिक्कत होने लगी, क्योंकि किसान अभी तक उनकी ज़मीन पर सारी खेती करते थे, उनसे वो कह सकते हैं बटाई पे
बटाई यानी कि आधा किसान रख लेते थे, आधा जमींदार को दे दिया जाता था अनाज। तो वो सारी चीज़ों में दिक्कत होने लगी। अब हिंसा होने लगी थोड़ी थोड़ी, ज़मींदारों पर हमला कर देते, तालुकदारों पर हमला कर दिया जाता किसानों द्वारा। किसानों का अच्छा हिस्सा यहाँ पे दिखने को मिलता है। गलत चीज़ें थी, बट बाज़ार लूटे गए। अवध में किसानों के नेता याद रखना है कौन थे? बाबा रामचंद्र किसानों के नेता थे। अब इन्होंने अवध के लोगों को किया। अक्टूबर 1920 में JLN जवाहरलाल नेहरू मैंने लिखा है और बाबा रामचंद्र, बाबा लिख देती हूँ केवल, दोनों ने मिलकर ओध किसान सभा स्थापित की। अगेन MCQ आ गया, 1 नंबर वाले क्वेश्चन। एक नंबर से सारे नंबर इकट्ठे होते, तो एक नंबर को बिल्कुल टाल बटोल नहीं करना है कि जाने दो। अब आदिवासियों का हिस्सा, अभी तक हमने किसका देखा? मध्यवर्गीय किसानों का। अब तीसरा आता है आदिवासियों का हिस्सा। तो ज़रूरतों हेतु क्या थे? वनों पर निर्भर होते थे वो आदिवासी अपनी ज़रूरतों के लिए। वनों पर निर्भर थे, लेकिन क्या क्या अंग्रेज़ों की नीतियाँ इसके विरुद्ध थी। अंग्रेज़ की नीतियाँ क्या कहती थी कि आप जो भी वन यूज़ करते हो, वनों का सामान आप नहीं ले सकते। तो आदिवासियों में तो पुराना गुस्सा हो गया इसका। आंध्र प्रदेश के गुदुम में गुरिल्ला आंदोलन स्टार्ट किया गया। कौन सी जगह थी? याद रखना, गुदुम। गुरिल्ला आंदोलन का मतलब इसमें गुरिल्ला से बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ये हिंसक आंदोलन था, तो इसे गुरिल्ला आंदोलन कहते हैं। इसके नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम। इन पे क्वेश्चन आ जाता है, बाद में लोग इन्हें भगवान समझने लगे थे। अल्लूरी सीताराम राजू एक ही इंसान का नाम है। ये क्या थे? महात्मा गांधी के फ़ैन थे, लेकिन महात्मा गांधी के फ़ैन होने पर भी क्या हुआ? इन्होंने उनके अलग एक रास्ता बनाया, हिंसा का रास्ता। गुरिल्ला आंदोलन इन्हीं की नेतृत्व करता था ये, वो किया, लेकिन इन्होंने कई चीज़ों में उनकी साथ भी दिया। खादी पहनना छोड़ दिया आदिवासियों ने भी, मतलब सॉरी खादी नहीं, खादी पहनना स्टार्ट कर दिया और विदेशी कपड़ों का सामानों का त्याग होने लगा। शराब छोड़ने हेतु प्रोत्साहन दिया अल्लूरी सीताराम और राजू ने खुद। भारत को आज़ादी सिर्फ भौतिक लड़ाई से यानी कि युद्ध से ही मिल सकती है, ऐसा अल्लूरी सीताराम राजू का कहना था। अब गुदुम विद्रोह द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए। पुलिस पर मान लेते हैं ये पुलिस है नहीं, पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए, प्लस ब्रिटिश अधिकारियों को मारा गया। सीधे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और इनको सजाए मौत दे दी गई। अब सजाए मौत दे दी गई तो असम जो आदिवासी लोग थे वो तो भड़के हुए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि ये भगवान थे जो हमें बचाने आए थे, इसलिए उन्होंने कह सकते पूजा स्टार्ट कर दी अल्लूरी सीताराम की। अब जब ये सारी चीज़ें आदिवासियों का अब हमने देख लिया, अब है असम के जो मजदूर। इनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था? तो इनके लिए आज़ादी का सीधा मतलब था जहाँ पे ये काम करते थे, बहुत बड़े बड़े फार्म होते थे, तो फार्मों से बाहर आना जाना अपनी मर्जी से अगर कर लेंगे तो इनके लिए वही थी आज़ादी का मतलब, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा रोक टोक ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई थी। इन्हें फार्म से घर जाना अपने मना हुआ करता था, और अगर इन्हें जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसके लिए इनको परमिशन बहुत रेयरली दी जाती थी। और ये किसके तहत था? तो उत्प्रवास अधिनियम के तहत था, जिसे हम गिरमिटिया मजदूर भी कह सकते हैं, वैसी हालत थी इनकी। तो उत्प्रवास अधिनियम 1859 के तहत कोई मजदूर स्वेच्छा से बाहर न जा सकता है न आ सकता है। अब जब NCM असहयोग आंदोलन के बारे में इन्होंने सुना तो हज़ारों की भीड़ साथ में विरोध करने के लिए अपने जो फार्म से बाहर अपने घर पर जाने लगी, अपने मर्जी से, बिना लोगों से पूछे।
तो और लोगों को क्या लगता था, अब गांधी राज आने वाला है, अब सभी को अपने गांव में ज़मीन दे दी जाएगी, तो अब वो वहाँ खेती करेंगे, अब उन्हें फार्म की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फार्म पे क्यों जाते थे लोग, खुद के पास ज़मीन थी नहीं, तो घर खर्च के लिए उन्हें जाना पड़ता था। लेकिन फरवरी 1922 में कुछ ऐसी घटना हुई, क्या हुई, चौरा चौरी कांड। आई थिंक सबने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, एक घटना, चौरा चौरी कांड गोरखपुर। इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, मतलब बिल्कुल शांति जो थी वो पूर्णतः हिंसा में बदल गई थी, लोगों ने ये हिंसा की थी। अब इसमें जो था, पुलिस भी मारी गई। अब पुलिस मारी गई, पुलिस हो गई सरकार का हिस्सा, तो अब सरकार को कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती करना ही करना था, क्योंकि अब पुलिस पे हमले होने लगे थे, बहुत ज़्यादा ही बड़ा कांड हो गया था ये। इसमें कुछ लोगों को सजाए मौत भी दी गई जो पकड़े गए थे। इसकी भी एक पूरी कहानी है लंबी ही, बट हमें इतना ही डीपली पढ़ना था। अब इसकी वजह से एनसीएम करना पड़ा गांधी जी को बंद, जिससे बहुत बड़ी उम्मीद थी, हर वर्ग को इससे उम्मीद थी कि इससे हमें स्वराज प्राप्ति हो जाएगी, नहीं हो पाई, ख़त्म ही इसका खेल। तो यहाँ पे अब अपनी वीडियो भी ख़त्म करते हैं, बिकॉज लॉन्ग हो गई होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। और ज्योग्राफी सिविक्स कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स तक कंप्लीट हो चुका है, 3 कंप्लीट है, चौथा ये हो जाएगा कुछ दिन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।